प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब ये मीम बन रहे हैं, जिसमें बैठकर मोदी सोच रहे हैं कि कल किसे अरेस्ट करूं। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि एक के बाद एक सरकारी एजेंसियों के छापे और गिरफ्तारियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से लगभग सभी वो हैं जो विपक्ष में हैं, मोदी के खिलाफ हैं या इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। छापेमारी, गिरफ्तारी, सर्च, इन सब का एक सिलसिला चुनाव से ठीक पहले शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर को एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60 जगहों पर छापेमारी की। इसमें तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों पर छापे मारे, संपादक को अरेस्ट किया। 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह के घर सुबह ईडी पहुंच गई, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। 5 अक्टूबर को एक साथ 4 राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। 5 अक्टूबर को जो रेड हुई उसमें भी उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो विपक्ष में हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री रतिन घोष के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। चेन्नई में डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। डीएमके कांग्रेस की सहयोगी है। तेलंगाना में बीआरएस के विधायक गोपीनाथ पर इनकम टैक्स की रेड हुई। कर्नाटक में डीसीसी बैंक के चेयरमैन मंजुनाथ गौड़ा के शिवमोगा के घर पर ईडी ने रेड डाली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यानी विपक्ष में सबको लपेटा जा रहा है और आगे किसका नंबर है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी के टारगेट पर जो बड़े नाम हैं उनमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें 9 अक्टूबर को ईडी ने पेश होने को फिर कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको जमीन के मामले में ईडी 5 समन भेज चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके राजनीतिक सलाहकार के घर ईडी का छापा पड़ चुका है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या जांच एजेंसियों के जरिए ऐसी कोशिश हो रही है कि चुनाव से ठीक पहले बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि संजय सिंह अरेस्ट हुए तो टारगेट पर अब सीधे अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। भूपेश बघेल पर घेराबंदी है, इससे गांधी परिवार को घेरने की कोशिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन तेज हुए हैं तो कोशिश अब ममता बनर्जी तक पहुंचने की होगी। अगर ममता बनर्जी, केजरीवाल या गांधी परिवार में से कोई और दूसरे बड़े नेता जेल जाते हैं तो फिर सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन का क्या होगा। क्या पूरी प्लानिंग यही है कि विपक्षी गठबंधन को डीरेल किया जाए और जांच एजेंसियों के छापे, गिरफ्तारी के सहारे पूरा माहौल ये बनाया जाए कि मोदी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हैरान हूं आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे, कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। इसमें भी जब खुद प्रधानमंत्री जेल भेजने की बातें खुलकर कर रहे हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि जांच एजेंसियों को किस बात के निर्देश हैं। ये अलग बात है कि जो प्रधानमंत्री के साथ आता है उस पर एक्शन नहीं होता है। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे। शारदा घोटाले में सीबीआई ने नवंबर 2014 में हेमंता के घर छापे मारे, उनसे पूछताछ की। अगस्त 2015 में हेमंता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज वो असम के सीएम हैं। मुकुल रॉय टीएमसी में थे। शारदा स्कैम में 2015 में उनसे पूछताछ हुई थी। 2017 में नारदा स्कैम में उन पर केस हुआ, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं। अजीत पवार से जुड़े शुगर मिल केस में ईडी ने अप्रैल 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई में अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी और बीजेपी के साथ चले गए। इस तरह से बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में आए और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो गए। उनके केस का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। जैसे नारायण राणे केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, जमीन के मामले में उनका केस दब गया। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बने बैठे हैं, शारदा मामले में उनका केस दब गया। ये जितने भी नाम हैं वो सब आज बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत बनकर बैठे हैं और सत्ता के इर्द गिर्द दिखते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री खुले मंच से ये कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी बगल में बैठकर उनके ताप को सहन नहीं कर सकता। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अब इसे लोग सबसे बड़ा झूठ कह रहे हैं और अजीत पवार जैसे लोगों की पीएम के साथ फोटो दिखा रहे हैं।